बेटा, तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सेफ्टी इन बायोटेक्नोलॉजी और बायोसेफ्टी। ठीक है, तो सेफ्टी बेसिक कॉमन वर्ड है, आपको पता है कि सेफ्टी का मकसद होता है कि अपने आप को किस तरह सिक्योर करें, हाउ टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ। ठीक है, यूर सेल्फ, माई सेल्फ, एवरीवन। ठीक है, किस तरह अपने आप को, माहौल को, लोगों को, एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट किया जाए, क्या क्या बायोसेफ्टी के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जिस तरह इथिक्स होते हैं, इसी तरह सेफ्टी लाजमी होती है। जो लैब में काम कर रहे होते हैं या रिसर्च स्टडी इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज के काम कर रहे होते हैं, लैब कंडीशंस के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनको सेफ्टी के रूल्स और रेगुलेशन आने चाहिए। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का जो काम होता है वो टोटली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। यानी कि आप हर किस्म का इंस्ट्रूमेंट भी इसके अंदर यूज करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स को भी यूज करते हैं। ठीक है, और बाज़-औक़ात आप जो हैं एनिमल एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे होते हैं, ड्रग्स पे भी काम कर रहे होते हैं, और वही चीज़ें जो हैं ड्रग्स की आप अप्लाई कर रहे होते हैं, माइस पे कर रहे होते हैं या रेबिट पे कर रहे होते हैं, या उनका जो है ब्लड वगैरह जो है आप ले रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है आपको ख्याल रखना पड़ता है बायोसेफ्टी के लिए। ठीक है, जिस तरह नाम से वाकिफ है, बायोसेफ्टी मीन द नीड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके अंदर 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है सेफ्टी। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो, और अखलाकन भी आप लोगों के पास ये जवाब होता है कि इससे इंसान महफूज है, एनिमल महफूज है और एनवायरनमेंट महफूज है, तो वो काम आपके लिए, यानी कि वो आप इसको कर सकते हैं, ये जायज़ है अखलाकी तौर पर भी। तो साइंस के अंदर भी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी इन चीज़ों को देखा जाता है। फ्रॉम द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट को पेटेंट करने जा रहे हैं, या प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर देने जा रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों को देख के आप लोगों को करना पड़ता। ठीक है, बायोसेफ्टी डिफाइंस द कंटामिनेट कंडीशंस अंडर विच इन्फेक्शियस एजेंट्स कैन बी सेफली मैनिपुलेटेड। ठीक है, तो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं बायोसेफ्टी, यानी कि उन कंटामिनेट कंडीशंस जो कि इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप पढ़ चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो फंगल हो, चाहे वो वायरल हो, तो ये बहुत ज़्यादा जो है मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इफेक्टेड भी होते हैं, और जो है इनसे बचना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय कंटामिनेट? कंटामिनेट क्या होता है कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में कुछ एडिशनल चीजें आ जाएं जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो। ठीक है, अच्छा, जस्ट लाइक आपके पास वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल कब कंटामिनेटेड होते हैं? जब जाहिर बात है उनमें एडिशंस हो जाएं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उनको खराब कर जाएं, तो वो कंटामिनेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो कंटामिनेशन का मकसद ये होता है कि कोई एडिशनल चीज आके अफेक्ट करे, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई ऑर्गेनिक मैटर हो, जिसको स्पॉइल कर दे या डिकम्पोज करने की कोशिश कर दे, तो वो कंटामिनेशंस कहलाती हैं। ठीक है, द सेफ्टी मेयर्स विच प्रिवेंट द स्केपिंग ऑफ जीईओज फ्रॉम द लेबोरेटरी कॉल्ड कंटामिनेट्स। ठीक है, तो ये कंटामिनेट्स की जो है डिफरेंट जो हैं वो डेफिनेशंस हैं। ठीक है, तो इसको जो है अगर आप लोग ज्यादा स्टडी करना चाहते हो, तो कंटामिनेट्स बहुत सारे लफ्जों के अंदर यूज होता है। आ रही है बेटा बात आप लोगों को समझ में? सर ठीक है जी बेटा। सर ये जीओस जिस को फुल तरह फॉर्म क्या है? जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस तरह बहुत सारे अल्फाज जो होते हैं या बहुत सारे जो चीजें होती हैं उनकी, एक मिनट बेटा, हाँ, तो पानी चला दो ना, मुझे क्यों, तो क्लास ले रहा हूँ। हाँ, तो बेटा वो पानी चला लो, उसको बाद में आप देख लीजिएगा। हाँ, तो अम्मी को बोल दो ना। हाँ, अम्मी को बोल दो, मैं अभी क्लास लेके फिर बाद में चला जाता। ठीक है, हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अरे पापा, हाँ ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, पर बाद में बात। जी बेटा, सॉरी टू डिस्टर्बेंस। तो मैं क्या पढ़ा रहा था आपको? अच्छा, सेफ्टी मेयर्स। कंटामिनेट्स क्या होते हैं? कंटामिनेट्स उनको कहा जाता है जो कि एडिशनली जो है वो आके आप लोगों को, यानी कि किसी चीज को खराब कर दें, स्पॉइल कर दें। ठीक है, अच्छा, तो और किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन किया था मेरे ख्याल में?
चलें, इट्स ओके। तो सेफ्टी मेजर्स विच प्रिवेंट द एस्केपिंग ऑफ जीईओज फ्रॉम द लेबोरेटरी आर कॉल्ड कंटामिनेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय जीईओ? ठीक है, जीईओ किसको कहते हैं, कोई बता सकेगा आप लोगों में से? गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस में नहीं आता। नहीं बेटा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली इंजीनियर्ड, मैं लिख लेता हूँ बेटा, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये जीईओज कहा जाता है। जीओज का मकसद नहीं है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जिस तरह जीएमओज हैं इसी तरह जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जीईओज का मकसद होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जीईओज का मकसद यानी कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो कंटामिनेट करते हों, या जेनेटिकली जो हम इंजीनियर ऑर्गेनिजम्स पे काम कर रहे हो तो उनको कंटामिनेट करें तो वो कंटामिनेट करें। अच्छा, दे हेल्प टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल जीईओज विद इन द लेबोरेटरी इटसेल्फ, हेंस देयर इज नो चांस फॉर द माइक्रोब्स टू कम आउट ऑफ द लेबोरेटरी। अच्छा, होता क्या है कि कुछ जो होते हैं बड़े खतरनाक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन पे जो है वो काम किया जाता है डिफरेंट लेबोरेटरीज के अंदर। लेबोरेटरीज की भी जो है आपको शायद पता ना हो, लैब 1 का कॉन्सेप्ट, लैब 2, लैब 3, लैब 4, तो इनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उन लैब का ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो हाई फाई लैब होते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं या जिन ऑर्गेनिज्म पे काम किया जाता है उसके लिए इतना प्रोटोकॉल यूज किया जाता है कि वो बाहर आउटब्रेक ना हो सके। ठीक है, तो जिन जेनेटिकली ऑर्गेनिजम्स पे काम किया जाता है उन पे इनको देखा जाता है कि आया इनके अंदर जो है कितनी एबिलिटी होती है, वो जो हैं कितना उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो उसको जो है आउटब्रेक करते हैं या नहीं करते। अच्छा, दे हेल्प टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल जीईओज विद इन द लेबोरेटरी इटसेल्फ, हेंस देयर इज नो चांस फॉर द माइक्रोब्स टू कम आउट ऑफ द लैब। तो लैब इतनी हाई फाई होती है कि वो बाहर नहीं आ पाते। In USA, the National Institute of Health (NIH) set up the recombinant DNA Advisory Committee. तो यानी कि जाहिर बात है उन्होंने अपने प्रोटोकॉल के लिए कुछ एडवाइजरी कमेटी बनाई है जिनका मकसद यही होता है कि वो रिकॉम्बिनेट डीएनए पे काम करने से पहले उनकी जो है नेचर को देखा जाता है। ठीक है, तो उनकी गाइडलाइंस है, सेफ्टी मेजर्स हैं, जो हैजर्ड्स ऑर्गेनिज्म से उनकी क्या लिमिटेशन है, उनको किस तरह हमें जो है वो कंट्रोल करना है, किस तरह उनको जो है वो ट्रीट करना है। अच्छा, दीज गाइडलाइंस डिस्कस अबाउट फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेट्स। कुछ बायोलॉजिकल भी कंटामिनेट्स होते हैं, कुछ फिजिकल भी होते हैं। अब क्या होते हैं फिजिकल और बायोलॉजिकल कंटामिनेट्स, ये भी हम देख लेते हैं। फिजिकल कंटामिनेट्स मेथड्स बीइंग अडॉप्टेड इनसाइड द लेबोरेटरीज। अच्छा, फिजिकल कौन कौन से होते हैं? वो कंटामिनेट्स जो के लैब के अंदर होते हैं, लैब के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आ जाते हैं, या इंस्ट्रूमेंट में जो काम कर रहे होते हैं उनके अंदर आ जाते हैं, या उनकी वजह से बाकी काम में जो है डिस्टर्बेंस हो, तो वो फिजिकल कंटामिनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, prevent escaping of GEOs to the environment are called physical contaminants. कौन कौन से होते हैं? एयर फिल्ट्रेशन। ठीक है, एयर फिल्ट्रेशन के अंदर जो है वो इन्फेक्शन आ जाए, कंटामिनेशन आ जाए, स्टरलाइजेशन लाइट्स, वाइट वेस्ट डिस्पोजल, प्रोटेक्टिव हैंडलिंग्स। अच्छा, एयर फिल्ट्रेशन जहाँ से एयर पास आउट होती है वहाँ पे कंटामिनेशन आ जाए। ठीक है, स्टरलाइजेशन लाइट्स, जो लाइट्स होती हैं लाइट्स पे भी कभी कभार जो है फंगल ग्रोथ हो जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ आ जाती है। वेस्ट डिस्पोजल, जाहिर बात है जहाँ पे आप डिस्कार्ड करते हैं, गार्बेज डिस्कार्ड करते हैं, या आप न्यूट्रिएंट्स डिस्कार्ड करते हैं, मीडिया डिस्कार्ड करते हैं, केमिकल्स को डिस्कार्ड करते हैं, तो वहाँ पे भी कभी कभार जो है बहुत ज़्यादा जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से भी नुकसान हो जाता है कभी कभार। प्रोटेक्टिव हैंडलिंग्स, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, उनमें कंटामिनेशन आ जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं एयर फिल्ट्रेशन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जहाँ से एयर पास आउट होती है वो फिल्ट्रेट एग्जॉस्ट फिल्टर्स कहलाते हैं, जहाँ से एयर पास आउट होती है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स द एस्केपिंग ऑफ जीओज फ्रॉम द लैब, तो ये एस्केप करते हैं। ठीक है, जीओज को लैब से बाहर जाने से रोकते हैं। ठीक है, स्टरलाइजेशन लाइट कौन सी होती है? फ्लोरेंस ट्यूब कहलाती है, जिसके अंदर यूवी लाइट जिसको कहा जाता है, विच एमिट्स यूवी लाइट्स
ठीक है, ये लेबोरेटरी के अंदर फिटेड होती हैं, जिसका काम होता है स्टरलाइजेशन का। ठीक है, सरफेस स्टरलाइजेशन का। सरफेस स्टरलाइजेशन में जो भी माइक्रोब्स होते हैं तो यूवी लाइट उनको सप्रेस कर लेती है, उनकी ग्रोथ को रोक लेती है। ठीक है, और उनको जो है स्किप करती है। ठीक है, तो ये ट्यूबलाइट्स मिल जाती हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स। अगर आप किसी इलेक्ट्रिसिटी के दुकान पे चले जाएंगे, वहां से अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसका काम जो होता है वो यूवी लाइट्स का होता है, जो कि फिटेड होती हैं लैब के अंदर, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सरफेस ऑफ द लैब जो है उसको जो है वो साफ करना। ठीक है, माइक्रोब्स को फ्री फ्रॉम माइक्रोब कर देना। दिस टेक्निक डिस्ट्रॉय माइक्रोबियल कंटामिनेट्स इनसाइड द लैब। तो क्या करते हैं कि यूवी लाइट्स जब चलाई जाती है जब आप आउट ऑफ लैब चले जाएं, या आप लैब क्लोज कर रहे हो, या आप घर जा रहे हो। अब जस्ट लाइक आप शाम को टाइम लैब क्लोज करते हैं, तो लैब का ये रूल होता है कि बाहर वो बटन लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है यूवी लाइट। तो जाते वक्त ये रूल रेगुलेशंस होते हैं, आप यूवी लाइट ऑन करके जाते हैं। या हम जब लैब में काम करते तो हमारे पास सेफ्टी चैम्बर होता था, तो जो भी बच्चा काम करके जाता था, जो भी रिसर्चर काम करके जाता था, वो लास्ट में चैम्बर जो है, एयर फ्लो चैम्बर जो होता है वो बंद करके और यूवी लाइट ऑन करके जाता था। तो इससे क्या होता था, यूवी लाइट ऑन करके जाने से जो अंदर जितने भी माइक्रोब्स होंगे एयर चैम्बर के अंदर या एयर के अंदर, तो वो सारे खत्म हो जाते थे या डिस्ट्रॉय हो जाते थे। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल। अच्छा, वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है कि जो आप काम करते हैं, ठीक है, जाहिर बात है लैब के अंदर काम होता है, बहुत सारे आप न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, बहुत सारे मीडिया बनाते हैं, एगार मीडिया बनाते हैं जो कि सॉलिडिफाई होता है। तो इससे क्या होता है, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि बहुत सारा जो बैक्टीरिया हैं या बहुत सारे जो फंजाई वगैरह हैं तो वो उस पर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो ग्रो करने की वजह से तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं, जस्ट लाइक तो बाकी काम फिर उस पर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द लेबोरेटरी आर स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेव। ठीक है, अच्छा ऑटोक्लेव मैं बता दूं, मैं ऑटोक्लेव क्या करता है कि वो टेम्परेरी तौर पर आप के जो ग्लासवेयर्स हैं या पाइपेट्स हैं या बाकी जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं वो टेम्परेरी तौर पर उनको डिसइंफेक्ट कर देता है, उनकी डिसइंफेक्शन हो जाती है, यानी कि उसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर दिया जाता है। लेकिन वही चीजें अगर आप रख दें एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, वो दोबारा रीएक्टिवेट हो जाते हैं, उनके अंदर दोबारा रीग्रोथ आ जाती है, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोक्लेव का मकसद ये होता है कि आप 121 सेंटीग्रेड के लिए उनको डिसइंफेक्ट कर देते हैं या डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, आर बाय इंसेंट्रेट क्या होता है, इंसाइनरेट क्या होता है, पता है आप लोगों को? बाय इंसाइनरेट देम इन इंसाइनेटर। इंसाइनेटर आपने सुना है कभी? जी बेटा, इंसाइनेटर का मकसद होता है कि बर्न, उसको बर्न किया जाता है, यानी कि इंसाइनेटर एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, वहां आग जलती रहती है, आग। ठीक है, फायर जो होती है वो हाईली टेम्परेचर पे चलती रहती है। ठीक है, उनके अंदर डाल के उनको खत्म किया जाता है। तो वेस्ट जो होता है ज्यादातर वो इंसाइनेटर के अंदर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाता है, स्किप हो जाता है। तो स्टरलाइज ऑटोक्लेव के थ्रू किए जाते हैं या इंसाइनेटर के अंदर हम उसको वेस्ट को खत्म कर देते हैं। ठीक है, दिस विल प्रिवेंट द स्केपिंग ऑफ कंटामिनेटेड वेस्ट फ्रॉम द लैब। तो इस इंसाइनेटर के भी थ्रू हम जो है वो स्किप कर सकते हैं और कंटामिनेशन को खत्म कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। प्रोटेक्टिव हैंडलिंग। अच्छा, पर्सन्स वर्किंग इन द लेबोरेटरी मस्ट फॉलो सर्टेन टेक्निक्स टू अवॉइड कंटामिनेशंस एंड टू प्रिवेंट स्केपिंग ऑफ माइक्रोब्स। अच्छा, लैब के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ जो हैं कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जिनको फॉलो करना लाजमी होता है। ठीक है, अगर आप हाई फाई लैब के अंदर जाएं तो आपको एक मैनुअल दिया जाता है, लैब के जो है बारे में आपको बताया जाता है, आपको क्या करना है, किस तरह आपको प्रोटोकॉल यूज करने हैं, किस तरह आपको लैब कोट पहन के आना है। ठीक है, आपको स्टरलाइज ग्लव्स यूज करने हैं या मास्क पहनना है, जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपको फॉलो कराई जाती है। उसका मकसद यही होता है कि आप जो है बाहर से आ रहे होते हैं लोग, लैब कोट पहन के आ जाए अंदर, ताकि आपका एक तो आपकी स्किन महफूज रहती है, इसके अलावा जो बाहर से जो आप माइक्रोब्स ले आते हैं वो भी जो हैं थोड़े से जो हैं क्या हो जाते हैं, वो कवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, और
जो अंदर का लैब कोट होता है वो जाहिर बात है कंटामिनेशन फ्री होता है, वहाँ पे यूवी लाइट की वजह से वो सारे सरफेस स्टेरिलाइजेशन की वजह से वो जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो इसी तरह आप जो है सर्जिकल जो होते हैं सर्जिकल ग्लव्स भी यूज़ करते हैं या डिस्पोजल ग्लव्स भी यूज़ करते हैं, तो ताकि आपके हैंड्स पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसके अंदर, और आप यूज़ करते हैं अगर कोई इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वो भी स्टरलाइज इक्विपमेंट्स हों। ठीक है, तो ताकि कम से कम कंटामिनेशन हो, कम से कम माइक्रोबियल एक्टिविटी हो। ठीक है, द पर्सन मस्ट वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग बिफोर एंटरिंग द वर्क एरिया, इट शुड नॉट बी कैरिड आउटसाइड। ठीक है, तो स्पेशल क्लोथ होते हैं, स्पेशल जो है उसके लिए प्रोटोकॉल होता है, जो इंसान जो लोग काम करते हैं लैब के अंदर, इवन जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर होते हैं, ओटी वगैरह अगर आप का जाना हुआ हॉस्पिटल्स में, तो अगर आपने देखा होगा तो ओटी का अलग से प्रोटोकॉल होता है, उनके अलग से जो है शूज़ भी अलग होते हैं उनके लिए, जो है पूरा लैब कोट या जो पूरा वेयरिंग क्लोथ होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो उनका सबसे मेन पर्पस यही होता है कि कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट के अंदर वो काम करें, कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट के अंदर उस पर जो है वो काम किया जाए। माउथ पाइपेटिंग शुड बी अवॉइडेड। तो माउथ पाइपेटिंग शुरू में क्या होता है कि पाइपेट से जो है वो सक करते थे और जो है सॉल्यूशन डिफरेंट बनाते थे। तो इससे क्या होता है कभी कभार केमिकल जो है वो माउथ के अंदर इंटर हो जाता था। इससे माउथ में इंटर होने की वजह से बहुत सारे जो है वो मसाइल पैदा होते थे। ठीक है, आजकल तो जो है वो माइक्रो पाइपेट भी आ गए स्पेशल, जो है वो जिसके अंदर आप को जस्ट फिक्सिंग करना होता है। अल्ट्रा पाइपेट्स भी होते हैं जिससे जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसी मिकदार के अंदर या उसी क्वांटिटी में वो आपके पास आ जाता था। पहले जो है तो माउथ पाइपेटिंग होती थी जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते थे। अब जो है इस चीज़ से मना किया जाता है, अवॉइडेड किया जाता है कि आप यूज़ ना करें। अच्छा, अब आ जाते हैं बायोलॉजिकल कंटामिनेट्स। बायोलॉजिकल कंटामिनेट्स जब आती हैं जब आप बायोस पे माइक्रोब पे काम कर रहे हो, फंजाई पे काम कर रहे हो, या बैक्टीरिया पे काम कर रहे हो, या वायरस पे काम कर रहे हो, या बाइक्री माइक्रोब्स हैं उस पे काम कर रहे हो, तो तब यहाँ एनिमल पे काम कर रहे हो, तो ये इसमें बायोलॉजिकल कंटामिनेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। The biological principles used in laboratories to prevent the escape of GEOs or microbes are called biological contaminant. Biological contaminant makes the organism unable to survive in the outside environment. ठीक है, ये जो बायोलॉजिकल कंटामिनेट्स होते हैं ये हालांकि बाहर सर्वाइव नहीं करते, वो लैब कंडीशंस के अंदर ही सर्वाइव करते हैं। अच्छा, इट प्रिवेंट्स द स्प्रेडिंग ऑफ वेक्टर्स डीएनएस टू द ऑर्गेनिज्म आउटसाइड द लेबोरेटरी बाय यूजुअल कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आप लोग को पता होगा, पता है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ये बैक्टीरियल जो हैं ये बैक्टीरियल रिप्रोडक्शंस के टाइप्स हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया किस तरह आपको अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, किस तरह रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन क्या करती है, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन बैक्टीरिया को रोकती है। ठीक है, तो इससे कंजुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसडक्शन के जो है प्रोसेस में जो है वो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉपरली डीएनए पे काम नहीं किया जा सकता। अच्छा, बैक्टीरिया विच कैन नॉट ग्रो आउटसाइड अनलेस सुटेबल न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी सप्लाइड आर यूज्ड फॉर जीन मैनिपुलेशन। अच्छा, इसका मकसद है जब आप जीन मैनिपुलेशन पे काम कर रहे हो और तो आप क्या करते हैं, तो बैक्टीरिया को अंदर ग्रो करवाते हैं लैब के अंदर और प्रॉपर न्यूट्रिएंट के अंदर। वही चीजें जो है वो बाहर आप नहीं करते, लैब के बाहर ये काम नहीं किया जा सकता, ये लैब के अंदर ही काम किया जा सकता है। और बैक्टीरिया इस कंडीशन में ग्रो होंगे जिस कंडीशन में फंगल ग्रोथ ना हो, वायरस ग्रो ना हो, या कोई और बायोलॉजिकल कंटामिनेशन ना हो, तब आप बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हैं। उनके अंदर जो है फिर उस पे जो है बैक्टीरिया की नेचर पे भी काम किया जा सकता है और जो है बैक्टीरिया के रिकॉम्बिनेट पे भी काम किया जा सकता है। अच्छा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिस लाइक लिखा हुआ बैक्टीरिया आर मेड बाय इंक्लूड जीन म्यूटेशन, जिसके अंदर हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का काम करते हैं या म्यूटेशन का काम करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ बैक्टीरिया कहाँ पे ग्रो करते हैं, म्यूटेशन पे ग्रो करते हैं, जो आप म्यूटेशन दे रहे होते हैं उस पे ग्रो करते हैं और कल्चर पे ग्रो करते हैं। बेटा 1 मिनट वेट कीजिएगा।
अच्छा बेटा, तो क्या होता है कि म्यूटेंट बैक्टीरियम जो म्यूटेशन का जिसमें काम किया जाता है, जीन म्यूटेशन का, वो सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करते हैं आर्टिफिशियल कल्चर पे। जो आप कल्चर मीडियम आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उस मीडिया पे ही ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को बेटा? जी सर। अच्छा, तो इसके बाद आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोसेफ्टी लेवल। ठीक है, बायोसेफ्टी लेवल इज द लेवल ऑफ द बायो contaminants precautions required to isolate dangerous biological agents in a enclosed facility. अच्छा, अब व्हाट डू यू मीन बाय डेंजरस बायोलॉजिकल एजेंट्स? आपको पता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, वो बायोवार के पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो हालांकि कॉन्फिडेंशियल काम होता है, और उनका ये खतरा होता है कि वो ब्रेकआउट ना हो जाए, तो उनके लिए ये आम लैब्स नहीं होती, हाई फाई लैब्स होती हैं। तो और उनकी जो लैब्स होती हैं वहाँ पे हर किसी का एक्सेस अप्रोच भी नहीं होता। ठीक है, वो आर्मी की होती हैं। ठीक है, और जो है बिल्कुल गवर्नमेंट की होती हैं, वो गवर्नमेंट के अंडर उनका काम हो रहा होता है, जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, जो न्यूक्लियर वीपन से उस पर काम हो रहा होता है, बायोवार के अगेंस्ट यूज होते हैं। तो वो बायोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं वो अलाउ ही नहीं है, आप लोग यानी कि उस पर काम नहीं कर सकते। इवन रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। कुछ इस तरह के बैक्टीरिया भी हैं, कुछ इस तरह के फंगल डिजीज भी हैं, इवन उन पे जो है आपको काम करने की अलाउ नहीं है। अगर आप कर भी लेते हैं तो जो है उस पे बाज़ औक़ात बहुत बड़े इश्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो हैं वो उन पे काम किया जाता है, उनके लिए प्रिकॉशंस होते हैं। ठीक है, उनके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की लैब्स हैं, लेकिन वो लैब्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, जिसका जो है सबको पता नहीं होता। अच्छा, द लेवल ऑफ कंटामिनेट्स रेंज फ्रॉम द लोएस्ट बायोसेफ्टी लेवल 1 टू द हाईएस्ट 8 लेवल। तो हाईएस्ट लेवल 4 होते हैं, यानी कि फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल की लैब, फिर थर्ड लेवल की, फिर 4 लेवल की फायर सेफ्टी लैब होती हैं। टोटल 4 होती हैं। ठीक है, कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए जो है 3 और 4 लेवल की लैब्स तो हैं ही नहीं, फर्स्ट एंड 2 लेवल की लैब हैं। लेकिन अगर हैं भी सही, तो जाहिर बात है पब्लिक से उन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड के तौर पर 3 और 4 लैब्स जो हैं वो न्यूक्लियर कंट्रीज के पास हैं। ठीक है, न्यूक्लियर कंट्रीज के पास 3 to 4 लैब या उनकी लेवल जो होती है बायोसेफ्टी की उनके पास होती है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, नंबर 1 पे आ जाते हैं, बायोसेफ्टी लेवल 1 या लैब 1, जिसका एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, biosafety level 1 is suitable for work involving well characterized agent to known to consistently cause disease in healthy adult humans. ठीक है, तो बायोसेफ्टी 1 लेवल के अंदर क्या होता है कि इस तरह एजेंट्स, करेक्टराइज्ड एजेंट्स नॉट वर्क टू, यानी कि किसी और बंदे को अलाउ नहीं करते। ठीक है, टू काज, एक मिनट बेटा, भाई एक मिनट सफर तो कर सकते। ठीक है, अच्छा तो बेटा मैं ये कर रहा था कि बायोसेफ्टी लेवल के अंदर एक तो जो है लेवल के अंदर, इस लेवल के अंदर हर किसी को अलाउ नहीं करते, हर किसी पर्सन को अलाउ नहीं करते अंदर आने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ हैजर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट को भी लग सकते हैं और इंसान को भी लग सकते हैं। अच्छा, इस पे किस काइंड्स का काम किया जाता है? इट इंक्लूड सेवरल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक है, इंक्लूडिंग जो है कौन से है, केनानाइन हेपेटाइटिस है, नॉन पैथोजेनिक इकोलाई है, और इसके अलावा सम सेल कल्चर्स एंड नॉन इन्फेक्शियस बैक्टीरिया। तो ये बायोसेफ्टी लेवल 1 के अंदर इन चीज़ों पे काम किया जाता है। ठीक है, बायोसेफ्टी लेवल 2, ये भी सिमिलर लेवल 1 की तरह होता है। ठीक है, सिर्फ वही एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एजेंट्स ऑफ मॉडरेट पोटेंशियल हैजर्ड टू पर्सनल एंड इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, जो कि मॉडरेट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यानी कि इससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता पर्सनल को या एनवायरनमेंट को, यानी कि इसका लेवल इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं होता। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो किसी इंसान को, यहाँ के काम करने वालों को और बाकी। जी बेटा हदीका, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? सर मैं ये पूछ रही हूँ, ये कैनाइन हेपेटाइटिस क्या है?
केनाइन हेपाटाइटिस एक जो है ह्यूमन हेल्थ रिस्क है, ठीक है, एक हेपाटाइटिस की ही टाइप है, जिसकी वजह से बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लीथल काजुअल्टी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता, फिर भी इसके जो है हेपाटाइटिस की ही टाइप है, जिसकी वजह से जो है इंसान के अंदर एबिलिटी जो क्या कहते हैं एबनॉर्मलिटी भी आ जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर भी डिजीज, एक मिनट बेटा, तो दे दिया आपने बाहर, ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है, मैं भी क्लास में, ठीक है। ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है, ठीक है, जो बेसिकली एनिमल्स से जो है वो ट्रांसफर होता है इंसानों के अंदर, ठीक है बेटा। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा इट इंक्लूड्स जो सेफ्टी सेकंड में क्या होता है, इट इंक्लूड्स वेरियस बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैट आर कॉज ओनली माइल्ड डिजीज टू ह्यूमन, ठीक है, और आर डिफिकल्ट टू कॉन्टेक्ट वाया एरोसोल इन लैब सेटिंग, हेपाटाइटिस ए बी सी। तो ये तमाम जो है वायरस और बैक्टीरिया और वायरस पे जो काम किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। और इसका जो है सबसे ज्यादा काम जो है वो हेपाटाइटिस पे ही काम किया जाता है, ठीक है। हेपाटाइटिस के अंदर इसका जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं, क्योंकि हेपाटाइटिस आजकल आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो है वो डिजीज काज करता है। अच्छा माइल्ड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय माइल्ड डिजीज? जी बेटा, कोई बता सकता है आप लोगों में से? सर जो बहुत ज्यादा सीवियर ना हो, मतलब ज्यादा डेंजरस ना हो अच्छा, शायद। और कोई? माइल्ड का मकसद होता है यानी कि जो इतना ज्यादा हैवी डिजीज ना हो, जिसकी वजह से हैवी नुकसान हो, या जिसकी वजह से जो है मैं किस तरह आपको बताऊं, जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटी हो जाए या जिसकी वजह से डेथ कॉज हो जाए, तो ये माइल्ड डिजीज टू ह्यूमन, ठीक है। वो डिजीज जो इन्फेक्शियस होते हैं, जो एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एरोसोल? जी बेटा, मुझे लगता है आप लोग जो है वो ऑन करके इधर उधर चले जाते हैं। एरोसोल क्या क्या मकसद होता है? सर वो स्प्रेज वगैरह शायद होता है। गुड, ये जो है स्पेस के साथ ही होता है। एरोसोल का मकसद होता है एक फाइन सस्पेंशन, ठीक है, जो कि या तो सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करे या लिक्विड ड्रॉपलेट जो कि एयर में होते हैं, या इस किस्म की जो है वो एरोसोल कैन बी नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। तो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि एयर से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। सर। अच्छा, सर अभी जो आपने वर्ड यूज किया उसका मतलब क्या है? कौन सा एरोसोल? नहीं, इसके एरोसोल, बाद अभी आपने बोला था एक तो एरोसोल नेचुरल होता है और दूसरा वर्ड आपने यूज किया था। अर्थोपोजेनिक। अर्थोपोजेनिक क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक। जी। एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक का मकसद ये होता है कि जो कि इंसान, सोसाइटी या इन्वायरमेंट, ह्यूमन के साथ जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं वो एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है उनको, ठीक है। अच्छा, लेबोरेटरी पर्सनल्स हैव स्पेसिफिक ट्रेनिंग। अच्छा, इसके लिए जो लेबोरेटरी पर्सनल्स होते हैं, यानी कि जो काम करने वाले होते हैं, लेब कंडीशंस के अंदर काम करने वाले, उनको स्पेसिफिक ट्रेन किया जाता है कि ये एलर्जिक आप काम कर रहे हैं, एलर्जिक बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं या वायरल डिजीज पे काम कर रहे हैं, तो उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है कि आप इन पैथोजन को किस तरह हैंडलिंग करेंगे, एंड डायरेक्टेड बाय साइंटिस्ट विद एडवांस ट्रेनिंग, और साइंटिस्ट को भी एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि लैब 1 और लैब 2 पे ज्यादा काम किया जाता है, ठीक है। एक्सेस टू द लेबोरेटरी लिमिटेड व्हेन वर्क इज बीइंग कंडक्टेड। तो एक्सेस जो होता है वो लिमिटेड किया जाता है जब इन डिजीज पे काम किया जा रहा होता है, तो सिर्फ जो है कंसर्न पीपुल जो होते हैं, रिलेटिव पीपुल्स होते हैं, उनको भेजा जाता है, रिलेटिव पीपुल का ममनू होता है जाना। अच्छा, एक्सट्रीम प्रिकॉशंस आर टेकन विद कंटामिनेटेड शार्प एटम्स, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम यानी कि हाईली प्रिकॉशंस को जारी किया जाता है ताकि कंटामिनेशंस फ्री किया जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं बायो सेफ्टी लेवल 3।
ठीक है। ये जो होता है लेवल, इस पे जो है थोड़ा सा हाईली जो होता है काम। दिस लेवल इज applicable to clinical, diagnostic, teaching, research or production of facilities in which work is done with indigenous or exotic agents which may cause serious or potentially lethal disease after inhalation। अच्छा, ये किस टाइप्स के होते हैं? ये काम ये होता है कि अगर ये डिजीज, इस तरह के डिजीज पे काम किया जा रहा होता है जिसकी इनहेल करने से लीथल डिजीज कॉज कर सकते हैं, यानी कि इंसान मर सकता है, डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये क्लिनिकल भी हो सकता है, डायग्नोस्टिक भी हो सकता है, टीचिंग मेथड के लिए भी हो सकता है, रिसर्च पर्पस के लिए भी हो सकता है। अच्छा, क्लिनिकल पहले वन बाय वन होता है। क्लिनिकल क्या होता है कि डायग्नोस्ट करना, आइसोलेट करना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना। टीचिंग यानी कि सिखाना, जस्ट लाइक एमबीबीएस डॉक्टर है, पैथोलॉजी का उसको सिखाया जाता है, तो उनको बताया जाता है कि ये लीथल है, लीथल डिजीज कॉज करता है, यानी कि ये लीथल डिजीज है जिससे बंदा मर भी सकता है। ठीक है, इस तरह डिजीज पे काम करवाया जाता है, रिसर्च की जाती है। ठीक है, आर प्रोड्यूस फैसिलिटी, आर प्रोडक्शन फैसिलिटीज, या जो साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं या इंजीनियर काम कर रहे होते हैं उनको भी बताया जाता है कि इसको किस तरह इनसे जो है हम सिक्योर करें अपने आप को, तो इस तरह की फैसिलिटी भी प्रोड्यूस की जाती हैं। अच्छा, इंडिजीनियस भी हो सकता है, एक्सोटिक एजेंट्स भी हो सकता है। अच्छा, इट इंक्लूड्स वेयर्स बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वायरसेस दैट कॉज सेवर टू फाटल डिजीज इन ह्यूमन। तो ये बहुत सारे जो हैं वो डिजीज कॉज कर सकते हैं, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो। तो ये जो हैं इस पे जो है सबसे ज़्यादा खतरा होता है या रिस्क होता है। ठीक है, फाटल डिजीज का मकसद होता है मोहलिक बीमारियां, वो बीमारियां जो सबसे ज़्यादा कॉज करें, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान जो है मोर्टेलिटी आ जाए, डेड आ जाए, जो काजिंग ऑफ डेथ हो, तो वो क्या कहलाता है? वो फाटल डिजीज कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है लेबोरेटरी पर्सन्स हैव स्पेसिफिक ट्रेनिंग इन हैंडलिंग पैथोजेनिक, किस तरह पैथोजेनिक को हैंडल करना है, और जो लीथल एजेंट्स है उनको किस तरह हैंडल करना होता है, एंड आर सुपरवाइज्ड बाय कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट एंड आर एक्सपीरियंस इन वर्किंग दीज एजेंट्स। तो जो सुपरवाइज कर रहे होते हैं या कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट होते हैं, वो बताते हैं, वो आपको आगाह करते हैं। ठीक है, जो काम कर रहे होते हैं या एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स जो होते हैं, जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं, वो इस चीज़ के बारे में आगाह करते हैं। अच्छा, बाज़-औक़ात साइंटिस्ट की भी डेथ हो जाती है, रिसर्चर की भी डेथ हो जाती है, इवन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। जिस तरह ये कोविड-19 है, आपको पता है बहुत सारा जो मेडिकल स्टाफ है, ज़ाहिर बात है उनको जो है ट्रीट भी करना होता है, हालांकि इस डिजीज़ की अभी तक नेचर का नहीं पता चला, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। एमबीबीएस डॉक्टर्स भी बेचारे जो हैं इसके अंदर मर गए, रिसर्चर भी मर गए, टीचर्स भी मर गए, और इस पे अभी भी काम किया जा रहा है, और इंशाल्लाह इस पे जो है काबू पा लिया जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी डिजीज़ होती है, स्पेसिफिक वायरल डिजीज़, उसकी नेचर को समझना इतना आसान नहीं होता। नेचर का मकसद है पूरी लाइफ साइकिल को। ये जो होता है वायरल डिजीज़, इसके अंदर 2 एबिलिटीज़ होती हैं, लिविंग की, नॉन लिविंग की। तो ये किस तरह बिहेव करता है, किस तरह जो है वो सर्वाइव करता है, ये जो है इसकी जब तक पूरी नेचर आप एपिडेमियोलॉजी जिसको कहा जाता है वो ना समझ सके, तब तक इसके लिए जो है वो कोई मेडिसिन ले आना या कोई वैक्सीन ले आना आसान काम नहीं होता है, इस पर काफ़ी अरसा दरकार होता है। ठीक है, अच्छा, ऑल प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग द मैनिपुलेशन ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल आर कंडक्टेड विद इन बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स। ठीक है, तमाम जो प्रोसीजर्स होते हैं मैनिपुलेशन स्पेसिफिक इन्फेक्शियस मटेरियल के, ठीक है, वो बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट के अंदर रखे जाते हैं, उनको ट्रीटेड किया जाता है, उनको फिजिकल कंटामिनेशन डिवाइसेस से किया जाता है, और बाज़-औक़ात केमिकल से किया जाता है, अल्कोहल के स्प्रे से उसको जो है स्टरलाइज किया जाता है। ठीक है, स्पेशली डिजाइंड हुड्स। हुड्स का क्या मकसद होता है? हुड का मकसद होता है कि कैबिनेट जो बन जाते हैं या कैबिनेट चेंबर बन जाते हैं, बाज़-औक़ात वो लकड़ी के होते हैं, बाज़-औक़ात वो जो है स्टील के, स्टेनलेस स्टील के होते हैं। तो इस तरह के जो है वो चेंबर्स को हुड कहा जाता है। और अदर फिजिकल कंटामिनेशन डिवाइसेस आर पर्सनल वियरिंग एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट्स। जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए
चाहे वियरिंग के हों, चाहे क्लोथिंग के हों, इक्विपमेंट्स हों, उनको प्रॉपरली कंटामिनेटेड फ्री बनाया जाता है। ठीक है, उनको जो है फिजिकल ट्रीटमेंट भी दी जाती है और केमिकली ट्रीटमेंट भी दी जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं बायोसेफ्टी लेवल 4। ये जो लेवल होता है इस पे हाईली जो है हाईली एडवांस काम होता है, वायरस का काम होता है। ठीक है, या उन बैक्टीरिया का काम होता है जिसके आउटब्रेक होने से वबाई अमराज जो हैं वो यानी कि अनकंट्रोल्ड होते हैं। अगर आउटब्रेक हो गए तो उससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है, जिससे वबाई अमराज जो हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, फैल सकते हैं, जिसकी एग्जांपल आपके सामने कोविड की है। अच्छा, दिस लेवल इज रिक्वायर्ड फॉर वर्क विद डेंजरस एंड एक्सोटिक